हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम की जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोग इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस पढ़ रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि जहाँ दो फेसेस फर्स्ट और सेकंड फेसेस जो हैं अगर उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा तो G1 इक्वल्स टू G2 होगा। यहाँ पर जो G1 था वो क्या था, हमारे पास गिब्स फंक्शन था जिसकी वैल्यू गिब्स फ्री एनर्जी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। तो अब ये जो इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस जो था उसका जो ग्राफ बनेगा वो हम लोग बना लेते हैं। G1 इक्वल्स टू G2 तक हमारा हो गया था। यहाँ ये जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, P और T के बीच में इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये मान लो पॉइंट A है, ये मान लो पॉइंट B है, ये C मान लो और ये D मान लो। ये वाली जो है ये वाली फेज फर्स्ट है और ये वाला जो है ये फेज सेकंड है। ये वाली जो लाइन है इस पर G1 इक्वल्स टू G2 होगा जो कि इक्विलिब्रियम को दिखाएगा। जो फेज फर्स्ट है इसमें G1 की वैल्यू लेस देन G2 होती है, यानी कि G1 की वैल्यू जब G2 से कम होती है तो फेज फर्स्ट होती है और जब G1 की वैल्यू ग्रेटर देन G2 होती है तो फेज सेकंड होती है। मतलब जिस चीज़ की तरफ जो है लेस देन वाला साइन रहेगा वो फेज रहेगी। तो ये ग्राफ रहेगा, ये वाला ग्राफ जो होता है यही इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस को दिखाता है। पहले इस ग्राफ को बना लेना, फिर उसके बारे में लिखेंगे ग्राफ के बारे में। एट इक्विलिब्रियम मतलब ये वाली जो लाइन है, for both phases to be in coexistence, पहले लिख लो इसको, coexistence, the value of Gibbs function per molecule should be equal so that in transformation of phases the value of capital G remains unchanged. कैपिटल G नहीं, स्मॉल g। पहले इसको नोट डाउन करो फिर इसके बारे में बताते हैं क्या लिखा है ये ग्राफ की पीक को थोड़ा ऊपर बना देना। इसका मतलब ये है कि जो इक्विलिब्रियम वाली जो लाइन है इस पर, यानी कि दोनों फेसेस जब को एग्जिस्टेंस है मतलब साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं, दोनों इक्विलिब्रियम पर रहती हैं, तो गिब्स फंक्शन यानी G1 G2 पर मॉलिक्यूल, गिब्स फंक्शन की वैल्यू पर मॉलिक्यूल इक्वल होती है, G1 इक्वल्स टू G2 होता है, यानी द वैल्यू ऑफ G रिमेन्स अनचेंज। इस वाली लाइन पर G1 और G2 इक्वल रहते हैं। तो इसमें स्टार पॉइंट डाल डाल के लिखेंगे। एट फेज इक्विलिब्रियम कर्व, ये फेज इक्विलिब्रियम कर्व है एट फेज
इक्विलिब्रियम कर्व, द वैल्यू ऑफ G1 इज इक्वल टू G2 इज इक्वल टू G2 या इज इक्वल टू G2, ठीक है। इट मीन्स दैट both phases are coexist. ये वही चीज है कि G1 और G2 बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों फेजेस, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड को एग्जिस्ट यानी एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। नोट कर लो इसको। आगे लिखेंगे, इस डायग्राम को मिटा देते हैं। अगला स्टार पॉइंट डाल के, फॉर G1 इज लेस देन G2 for this case capital G is equal to NG1, that is, देखो क्या होता है, G होता है कैपिटल G अपॉन N, तो यहाँ से अगर G की वैल्यू निकाले तो N इंटू G। अब यहाँ पे सिर्फ 1 की बात हो रही है क्योंकि 1 वाला फर्स्ट वाली एग्जिस्ट करेगी, हमने कहा था जो लेस देन होता है वो वाली फेज होती है। G1 लेस देन G2 है यानी फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज है तो G1 की वैल्यू रहेगी, यहाँ से G की वैल्यू क्या आएगी, NG1, मतलब टोटल गिब्स फंक्शन जो है वो G1 पर डिपेंड करेगा ना कि G2 पर। ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटल पता चलती हैं, कि एक्सपेरिमेंट से पता चलती है कि G1 की वैल्यू जब G2 से कम होती है वहाँ पर फर्स्ट फेज आ जाती है। In this state या in this case या in this condition, phase first will be stable फेज फर्स्ट आएगी विल बी स्टेबल और इन इक्विलिब्रियम। क्या मतलब है इसका, कि इस सिचुएशन में फेज फर्स्ट जो है वो स्टेबल रहेगी, फेज फर्स्ट की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे रहेगी। इसको नोट करो, फिर फेज सेकंड का लिखते हैं। फेज सेकंड के लिए क्या आएगा, G1 शुड बी ग्रेटर देन G2 आने वाला है। अगला लिखते हैं, अगला जो केस चलेगा इसका वो लिखेंगे, फॉर G1 इज ग्रेटर देन G2, यहाँ से NG1 आ गया ना, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, N जो है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को दिखाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को N1 प्लस N2 को दिखाएगा। N यानी कि फर्स्ट वाली फेज के भी मॉलिक्यूल्स और सेकेंड वाली फेज के भी मॉलिक्यूल दोनों को दिखाएगा, ठीक है। अब अगला, फॉर G1 इज ग्रेटर देन G2,
जब G1 की वैल्यू G2 से हो तो फॉर दिस केस कैपिटल G इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, G2 टू वाली फेस दिखनी चाहिए, NG2, दैट इज कैपिटल G इक्वल किसके होगा, N, G2 के इक्वल, और N की वैल्यू तो क्या है, N1 प्लस N2। ध्यान रखना, ये वो तो ना भी लिखो तो भी चलेगा, पर सेल्फ अंडरस्टूड है, पता होना चाहिए। G2 यानी कि इसमें सेकंड फेज जो है वो इक्विलिब्रियम पे रहेगी, स्टेबल रहेगी। इन दिस केस phase second will be stable or in equilibrium। तो हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस, यानी कि जो फेज इक्विलिब्रियम कर्व जो था वो कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, इसको यहाँ तक नोट डाउन करो। फिर अगला टॉपिक हम लोग करेंगे क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी ही ये जो टॉपिक था अपना इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस जो है उसी से रिलेटेड है। जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन हम लोग लिखने वाले हैं, उस क्लॉसियस-क्लैपेरॉन जो है उसका रिलेशन भी इसी इक्विलिब्रियम कर्व से है। इस इक्विलिब्रियम कर्व का जो किस फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म जो होगी उसे क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है क्लॉसियस, CLAUCIUS, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इंपॉर्टेंट है, जो कि किसका, ये जो इक्विलिब्रियम कर्व था उसका किसकी फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है। तो पहले लिखते हैं इसके बारे में। द डिफरेंशियल मैथमेटिकल फॉर्म of phase equilibrium curve of the materials is known as Clausius-Clapeyron equation। द डिफरेंशियल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फेज इक्विलिब्रियम कर्व, फेज इक्विलिब्रियम कर्व को डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में ही डिराइव करना क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कहलाता है। पहले इसको लिखो, फिर ग्राफ बना के आगे इसका डेरिवेशन टाइप है वो करना है। तब करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले इसको डेफिनेशन को नोट करने के बाद
ग्राफ बना लेते हैं। किस किस के बीच में होता है ये? पी और टी के बीच में होता है। किस किस के बीच में रहेगा ये? प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। एक मिनट, इसका ग्राफ इस शेप में जाएगा। ये ध्यान रखना कि ये जो क्या था, ये अपना इक्विलिब्रियम जो कर्व था, फेज इक्विलिब्रियम कर्व, ये हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बनेगा। यहाँ पॉइंट्स ले लिए, मान लिया ए पॉइंट ए रहा, बी पॉइंट ए रहा, सी पॉइंट ए रहा और डी पॉइंट ए रहा। यहाँ पे फेज कौन सी है? फर्स्ट है। यहाँ पे फेज कौन सी है? सेकंड है। यहाँ पे G1 इज़ लेस देन G2 है, यहाँ पे G1 इज़ ग्रेटर देन G2 है, और इस लाइन पे G1 बराबर G2 है। ये हमारा क्या है? फेज इक्विलिब्रियम कर्व। फेज इक्विलिब्रियम कर्व है ये हमारा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मान के चलेंगे, 2 पॉइंट लेते हैं बी और सी। इस पर टेम्परेचर मान लेंगे T है और प्रेशर P है। इस पर जाते जाते टेम्परेचर और प्रेशर में कुछ चेंज आ जाता है, तो लिखेंगे लेट्स कंसीडर 2 पॉइंट्स B एंड C at phase equilibrium curve the value of pressure and temperature at points B and C are P, T and P प्लस डी पी। प्रेशर में C पॉइंट तक आते आते चेंज P प्लस डी पी, और टेम्परेचर में चेंज डी टी रिस्पेक्टिवली। हाँ सही। सो एट पॉइंट बी एक चीज़ देखिए, ये वाला जो कर्व है, ये वाली जो लाइन है, इस पर G1 इक्वल्स टू G2 है, तो टेम्परेचर प्रेशर चाहे कुछ भी हो G1 इक्वल्स टू G2 ही रहेगा। बी पॉइंट भी इसी लाइन पर है, तो इसीलिए G1 बी पॉइंट पर उसके प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? P और T, और G2 बराबर रहेंगे। इक्वेशन ले लो 1। एट पॉइंट C G1 तो G2 के बराबर रहेगा ही, पर प्रेशर टेम्परेचर बदल जाएंगे। इक्वेशन 2 यहाँ तक नोट करो। अब देखिए यहाँ तक हो गया ना। इफ द चेंज इन गिब्स फंक्शंस आर dg1 and dg2, देन अब इस चीज़ को देखो, G1 यहाँ था, यहाँ पर भी G1 है,
लेकिन इससे यहाँ तक आने में कोई ना कोई तो चेंज हुआ है। बी पॉइंट पर इतना था, सी पॉइंट में यहाँ पर आएगा तो कोई चेंज Dg1 हो गया। ऐसे इस G2 में चेंज जो है वो Dg2 हो गया। तो क्या लिखेंगे, G1 जो P प्लस DP और T प्लस DT टेम्परेचर पे था वो बदला किससे है, पहले P और T टेम्परेचर था उससे कुछ ना कुछ तो बदला है, तो वो Dg1 हो गया। ये समी इक्वेशन 3 दे दिया। ऐसे ही जो G2 है वो P प्लस DP पर, T प्लस DT पर जो था वो G2 PT से कुछ ना कुछ तो बदला है, इक्वेशन 4 दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 देखो क्या है, G1 P प्लस DP, ये वाला G1 P प्लस DP T प्लस DT बराबर G2 P प्लस DP T प्लस DT। ये इसमें ये वाली वैल्यू अगर अपन रख दें तो क्या होगा, G1 PT Dg1 इक्वल्स टू G2 PT प्लस Dg2। G1 PT और G2 PT इक्वेशन 1 से बराबर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से क्या पता चला, Dg1 इक्वल्स टू Dg2, यानी कि वेव जो गिब्स फंक्शन है उनमें जो चेंज आएगा वो भी इक्वल रहेगा। इसको दे देंगे इक्वेशन 5। यहाँ तक नोट कर लो। आगे देखो, एज पहले पढ़ा था अपन ने, G1 की वैल्यू थी गिब्स फ्री एनर्जी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड G2 की वैल्यू थी G2 अपॉन N2। देन अपन क्या लिख सकते हैं, Gi इक्वल्स टू कैपिटल Gi अपॉन Ni, I की वैल्यू 1, 2, Gi इक्वल्स टू, अब देखो गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो क्या आती थी, E प्लस PV माइनस TS, यही आती थी ना, E प्लस PV माइनस TS। ये अपन ने गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकाली थी तब, या फिर ये भी लिख सकते थे E इक्वल्स टू F, E माइनस TS तो F था और F प्लस PV करके ऐसे कुछ था। चलो इसको तो छोड़ो तुम, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के चक्कर में तो मत ही पढ़ो। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू थी E प्लस PV माइनस TS और E माइनस E प्लस PV माइनस TS, और शायद E माइनस TS जो था वो F था और प्लस PV। तो G की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ से, I लगा रहे हैं तो EI प्लस PVI माइनस TSI, क्योंकि देखो प्रेशर और टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। प्रेशर और टेम्परेचर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन बात कर रहे हैं, अगर 1 वाले पे B पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो P और T वही रहेगा, और C वाले पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो P प्लस DP और T प्लस DT वही रहेगा, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो नहीं बदल रहे हैं। तो Gi की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल Gi की EI प्लस PVI माइनस TSI, और Gi की वैल्यू क्या है, ये अपॉन में Ni। इसको अगर अलग अलग फॉर्म में लिखें तो EI अपॉन Ni प्लस P VI अपॉन Ni माइनस T SI अपॉन Ni। अब ये क्या है, इसको अपन लोग मान लेते हैं EI डैश, मीन एनर्जी है पर मॉलिक्यूल्स, पर यूनिट मॉलिक्यूल्स। P इसको बोल देते हैं VI डैश माइनस T इसको बोल देते हैं SI डैश। इक्वेशन दे देते हैं अपन लोग यहाँ से 6, लिख लेना, हेयर EI डैश इक्वल्स टू EI अपॉन Ni, VI डैश इक्वल्स टू VI अपॉन Ni, और SI डैश इक्वल्स टू SI अपॉन Ni। मतलब सबके नीचे पे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये वाली चीज़ आ गई। नोट कर लो उसको, डिफरेंशियल फॉर्म में चाहिए ना तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको भी। आगे करेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6।
इक्वेशन 6 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी जी आई इक्वल्स टू डी ई आई डैश प्लस पहले पी को रखते हैं कांस्टेंट डी वी आई डैश, फिर वी आई डैश को रखते हैं कांस्टेंट डी पी, फिर माइनस टी को कांस्टेंट रखते हैं डी एस आई डैश, फिर माइनस एस आई डैश को कांस्टेंट रखते हैं डी टी। इक्वेशन देते हैं 7। अब एक चीज़ देखिए, साइड का काम है ये। देखो फर्स्ट लॉ था ना जो थर्मोडायनेमिक्स का, वो था डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, इसको हम लोग ई से दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसको हम लोग लिखते थे डी क्यू इज इक्वल्स टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू को क्या लिखते थे? पी डी वी। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चेंज इन एंट्रोपी जो होता है वो हीट एब्जॉर्ब अपॉन में टाइम के बराबर होती है। डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी, साइड की चीज़ें सारी आपको रफ साइड में लिखनी है। डी क्यू की वैल्यू क्या आती है? हमेशा एंट्रोपी और टेम्परेचर की फॉर्म में टी डी एस। तो यहाँ पे टी डी एस इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी। तो यहाँ से अगर डी ई की वैल्यू अपन निकालें तो टी डी एस माइनस पी डी वी ये आ जाएगी ना। तो इस चीज़ का यूज़ करना है यहाँ से। अगर आई आई लगा देंगे तो डी ई आई डैश इक्वल्स टू टी आई डी एस आई डैश पी आई और डी वी आई डैश, या फिर टी एस आई डैश और पी डी वी आई डैश, इस तरह से करेंगे। तो इसको यूज़ करेंगे हम लोग इसमें, ये साइड का काम है। क्योंकि मैं अभी लिखवा दूंगी जो इक्वेशन हम काम में लेंगे, बाकी ये साइड में पता होना चाहिए आपको कहाँ से आया। बुक में तो डायरेक्ट दे रखा है, नोट करो इसको यहाँ पर। अब देखना, यूजिंग डी ई डैश आई डैश इक्वल्स टू टी एस आई डैश माइनस पी डी वी आई डैश इन इक्वेशन 7 करते हैं। डी जी आई इक्वल्स टू टी डी एस आई डैश माइनस पी डी वी आई डैश, बाकी सब कुछ वैसा ही रख दो, प्लस पी डी वी आई डैश प्लस वी आई डैश डी पी माइनस टी डी एस आई डैश माइनस एस आई डैश डी टी। कट ही जाएगा क्या? ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से डी जी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी आई डैश डी पी माइनस एस आई डैश डी टी। इक्वेशन 8। अब अपने कोई, मेरे को याद नहीं है इक्वेशन कौन सी है, शायद कोई इक्वेशन थी, इक्वेशन 5 थी आई थिंक, जिससे हमने देखा था कि चेंज इन गिब्स फंक्शन डी जी वन इक्वल्स टू डी जी टू आ गया था। तो यहाँ पे डी जी आई है तो 1 रखेंगे तो डी जी वन हो जाएगा, 2 रखेंगे तो डी जी टू हो जाएगा। तो एज डी जी वन इक्वल्स टू डी जी टू, सो फ्रॉम इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 से क्या होगा? डी जी वन की जगह वी आई वन, या वी आई वन सॉरी वी आई डैश डी पी माइनस एस आई डैश एस वन डैश डी टी इक्वल्स टू डी जी टू, 2 के लिए वी टू डैश डी पी माइनस एस टू डैश डी टी। वी वन डैश, इसको माइनस में वी टू डैश को इधर ले आओ, यहाँ कॉमन डी पी बराबर एस वन डैश माइनस एस टू डैश, यहाँ पे आया डी टी। डी पी अपॉन डी टी एस वन डैश माइनस एस टू डैश अपॉन पी वन डैश माइनस पी टू डैश। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, डैश लगा रहे हैं समय यहाँ डैश लगा देते हैं, यहाँ डेल्टा डेल्टा वी आना चाहिए ना, हाँ वी वन डैश और ये वी टू डैश, ये डेल्टा वी इंटू ये डेल्टा वी डैश। टी पी अपॉन डी टी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है डेल्टा एस डैश, यानी चेंज इन एंट्रोपी, और डेल्टा वी डैश, डैश इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पर यूनिट मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो अगर अपन लोग डी पी अपॉन डी टी की बात करें तो समझने में समझा जाए तो चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन
वॉल्यूम। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये तो सिर्फ ऐसे डैश लगा के क्या कर रखा है, सिर्फ अपन इस डेरिवेशन के हिसाब से डैश लगा रहे हैं क्योंकि अपन पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अगर अपन लोग इस डेरिवेशन को नहीं कर रहे होते और सिर्फ जनरल में लिखते तो इन जनरल हम कैसे लिखते हैं, dP अपॉन dt यानी कि चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T, dP अपॉन dt इज इक्वल्स टू डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी। जनरल में लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे डैश भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं है, डैश सिर्फ इस डेरिवेशन की वजह से लग रहा है, पर यूनिट मॉलिक्यूल्स की वजह से लग रहा है। तो dP अपॉन dt इज इक्वल्स टू चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V। ये है हमारा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। और बताया था कि P और T के बीच में जो ग्राफ था वो फेज इक्विलिब्रियम कर्व था, उस कर्व का ये स्लोप हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो, या फिर हम कहें तो उस कर्व को डिफरेंशियल फॉर्म में दिखाया है dP अपॉन dt से, और वो इक्वल किसके है, चेंज इन एंट्रोपी अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम। दिस इज क्लॉसियस या दिस इज नोन एज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में हम लोग क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है उसकी वैल्यू लेटेंट हीट की फॉर्म में निकालेंगे। ज़्यादा कोई अलग नहीं है, इसी से थोड़ा सा चेंज आएगा। लेटेंट हीट जो होती है उसके बारे में बताएंगे कि क्या होता है कि जो लेटेंट हीट होती है वो कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस एक फेज से दूसरी फेज में चेंज हो उस समय उसने कितनी एब्जॉर्ब की है हीट, वो होती है लेटेंट हीट, जो कि उसमें एक तरह से देखा जाता है हिडन हीट होती है। पर उसकी शर्त ये होती है कि टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, टेम्परेचर सेम रहे और मटेरियल एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर हो। तो हम लोग जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो अगली क्लास में लेटेंट हीट की फॉर्म में डिराइव करेंगे।